दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं निमी जी, जिनका होम ग्रुप है प्रयास एलोनॉन फैमिली ग्रुप। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं अनिल के, जिनका होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली। और आज जिस टॉपिक पे ये हमारे साथ बात करेंगे वो है बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी मेंबर्स का मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करूंगा। और पहले मैं निम्मी जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि निम्मी जी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। प्लीज निम्मी जी, ओवर टू यू। सो नाइस। थैंक यू एस जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं निम्मी प्रयास ग्रुप से हूँ, मोहाली प्रयास ग्रुप से। तो सबसे पहले मैं यूनिटी ग्रुप को एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और थैंक्स करती हूँ उन्होंने मेरे को यूनाइटेड ग्रुप में बोलने का मौका दिया। फ्रेंड्स, मेरे को प्रोग्राम 23 इयर्स के बाद मिला। इट वाज रियली वंडरफुल डे जब मैं मीटिंग मैंने ज्वाइन की। मेरे को ये दिसंबर 23 इयर्स के आफ्टर मैरिज, 23 इयर्स के बाद मेरे को जब ये प्रोग्राम मिला, तो दैट वाज डेट दिसंबर 95 में। दिसंबर 95 में प्रोग्राम मिला तो हम दोनों ने इकट्ठे ही ज्वाइन किया प्रोग्राम को। तो तकरीबन सोब्राइटी आने में मेरे को अप्रैल के लास्ट में तक ये सेशन चलता रहा। कभी पी रहे हैं, कभी नहीं पी रहे, थोड़ी ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो चलती रही ड्रिंक। 2 मई को तकरीबन ये इन्होंने अपनी सोब्राइटी स्टार्ट की। तो 95 में जब मेरे को प्रोग्राम मिला तो उससे पहले मेरे को 23 इयर्स हो गए थे शराबीपन में रहते हुए। तो मेरी हालात इतने गंदे नहीं थे। जो शुरू शुरू के 8-10 साल, 12 साल जो निकले मैरिज के, वो थोड़ा कंफर्टेबल थे, लेते थे थोड़ी थोड़ी ड्रिंक, पर ऐसे नहीं था कि रहा ना जाए बंदे के साथ। मेरे को भी यही था कि चल धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर मेरे को अब पता चला है प्रोग्रेसिव डिसीज है ये। और जब मेरे को प्रोग्राम में आई तो पता चला कि ये डिसीज प्रोग्रेसिव है और तभी ये धीरे धीरे इनकी बढ़नी शुरू हो गई है। तो तकरीबन शुरू के 12-13 साल के बाद जब धीरे धीरे ऐसे ही बढ़नी शुरू हो गई, तो हालात कुछ बिगड़ने शुरू हो गए। क्योंकि बस से बदतर हालात देखते हुए लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, और घर में हर वक्त क्लैश क्लैश। तब हमारी जॉइंट फैमिली थी। शुरू में 12-13 साल हम लोग इकट्ठे रहे, पर जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो घर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, इनके जैसे पेरेंट्स रोक टोक कर देते थे कि नहीं पीनी, कम पी, या लड़ाई झगड़ा तो बिना बात पे के क्यों कर रहे हो। तो बड़े फ्रस्ट्रेट होते थे। उसके बाद हालात ऐसे हुए कि बंदे ने ये सोच के कि यहाँ पर मैं खुलेआम से पी नहीं सकता, तो इन्होंने घर से सोचा कि भाई मैं अलग हो जाऊं। शराब तो बढ़ ही रही थी, तो लड़ाई करके एक दिन सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग को इन्होंने उठाया और कहते हैं कि मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना। सारी रात की शराब तो पी हुई थी, तो हमारे को ये वहाँ से बच्चों के साथ, मेरे को छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, तो हमारे को उठा के वहाँ से हम लोग यात्री निवास में आ गए। वहाँ पे ले आए तो प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त कि हमारे पास पैसे नहीं है, घर कोई सामान नहीं है। कैसे डिसीजन ले लिया कि हमने यहाँ से निकलना है और यहाँ पे मैं नहीं रहना। 2-4 दिन हम रहे तो हमने रेंट पे अकोमोडेशन ले ली। तो वहाँ पे थोड़ा सा घर से सामान उठा के ले आए और हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया। पर डिसीज इस तरह से बढ़नी शुरू हुई एकदम कि मैं अब किस तरह से बयान करूं अपने वर्ड्स को कि मेरे को जब हम लोग अलग हुए, तो इनको इतनी खुली छुट्टी हो गई कि ये बंदा शराब तो बड़ी बड़ी साथ में। और मेरे को एक और बात पता चली कि इनके तो बाहर भी रिलेशनशिप शुरू हुई हुई है एक दो लेडीज के साथ। तो एकदम मैं ना कांप गई ये सब कुछ सोच के कि इट मीन्स कि ये तभी घर से निकले हैं कि मैं एक तो सरेआम पी सकूंगा, दूसरा मैं, मेरे को कोई पूछेगा नहीं कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है। मेरे को तो कोई समझते ही नहीं थे। शुरू शुरू में तो मेरे को पता नहीं चला, पर जब हम घर से निकले तो इन्होंने जब शराब इनकी बड़ी, जो जो 15 साल मेरे निकले वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ
कि जब हम घर पे अकेले थे, बच्चे मेरे स्कूल चले जाते थे, तो ये जो इनका ये करेक्टर डिफेक्ट था, ये उनको अपनी फ्रेंड्स को घर पे ले आते थे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरे को कोई समझते नहीं है, और फैमिली से बिल्कुल दूर हैं। इतनी लड़ाइयाँ, सबसे हम लोग कट ऑफ हो गए हैं। जो भी इनको कोई समझाने आता है, उनके साथ लड़ाई करके घर से भगा देते थे। इवन कि इनकी मदर बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत प्यार करते थे अपने बेटे को, पर ये उन्होंने उनको भी कभी भी जब हम अकेले रहते थे अच्छे से अटेंड नहीं करते थे। ये कहते थे कि ये यहाँ से चली जाए। मे बी इनको ये भी फियर था कि ये निम्मी को कुछ सिखाएगी, या तू इस तरह के मॉल में क्यों रह रही है, तू ये बोल कुछ ऐसे करके, पर ये उनको टिकने नहीं देते थे। मैं भी इन हालातों में, मेरे ख्याल मेरी मदर इन लॉ जैसे बहुत अच्छी थी, तो उसी तरह से रह पाई घर पे उनकी, उन्हीं के सहारे, क्योंकि मेरे को उनकी बहुत सपोर्ट थी। ये तो उनको नहीं कुछ समझते थे, पर वो मेरे साथ बहुत अच्छी उन्होंने रिलेशनशिप निभाई हुई थी। हालात इतने जबरदस्त बिगड़ते गए कि शराब भी बढ़ती गई, औरतों के साथ रिलेशनशिप भी जो थी वो बढ़ती गई, और मेरे अंदर जो फियर था, नफरत थी, वो भी बढ़ती गई। फियर भी मेरा बहुत बढ़ रहा था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और पैसा पानी की तरह बंदा बाहर बहा रहा है, घर बिल्कुल खालम खाली है, घर में कोई सामान नहीं है, और शराब की बेटियां ही बेटियां पड़ी हुई है, बंदा पी जा रहा है, और दूसरी औरतों को तो कोई लेना देना नहीं है। बंदे ने अपने हिसाब से अपनी रिलेशनशिप बढ़ा ली, और तकरीबन ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। समझ ही ना आए कि मैं कहाँ से जिंदगी शुरू करूंगी, कहाँ से खत्म होगी, हमारा फ्यूचर कैसे निकलेगा। एक बहुत बड़ी दहशत थी मेरे घर में, डरावना एनवायरनमेंट। तो इतनी हालात खराब थे, इतने ज्यादा हालात खराब थे कि उन्हीं के सामने ही मेरे को ये इस तरह का बिहेव करते थे कि तूने जो मर्जी होए, हमारे को नाश्ता भी देना है, हमारे को चाय देनी है, लंच का अरेंजमेंट तूने करना है। और मैं इतना डरती थी, मैं बहुत डरती, क्योंकि इनकी जो ड्रिंकिंग के वक्त जो नेचर थी ना, बहुत वायलेंस थी, जिद्दी किस्म का इंसान था, और उन्हीं के सामने ये कई बार हाथ भी उठा लेते थे। पर मैंने जैसे तैसे करके उस टाइम को मैनेज किया, क्योंकि मेरे पास अब आके पता चला है कि मेरे पास भी कोई चॉइस थी, मैं कुछ समझ सकती थी कि मैंने इतना बढ़ावा क्यों दे रही हूँ। अब मेरे को मेरी आंखें खुले, तो मैं इतना कांपती थी कि मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मायके वाले भी कहते हैं कि बेटियों को छोड़ के आ हमारे पास, तूने आना है तो अकेले आ। इधर मेरे मदर इन लॉ बेचारे, वो अकेली लेडी मेरे लिए क्या करेगी, मैं कैसे जाऊं। तो मैंने जैसे तैसे ये, मैंने यहाँ से निकलना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। मैंने अपने बच्चों का एटलीस्ट, ये बच्चों का खर्चा तो जैसे मर्जी मैनेज करे, बच्चों का खर्चा तो करेंगे ही ना, बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, नई हेल्दी एनवायरनमेंट ना से एटलीस्ट बच्चों को तो पढ़ाना ही है ना। जब बच्चे बड़े हो रहे थे, शराबीपन बहुत बढ़ रहा था, तब तक मेरे बच्चे, छोटी वाली तो हाई क्लास में थी, बड़ी वाली मेरी बिटिया कॉलेज आती थी, तो मैंने उनको एक ऐसे ही लूना लेके दिया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने। तो बच्चे तो आते थे गाड़ियों पर, और मेरी बेटी वाली जैसे छोटी को छोड़ना, फिर उससे आगे चले जाना, तो ये लूना पर जाती थी। था तो बड़ा गंदा सिस्टम, पर मैं ये भी सोचती थी कि चल, जब मेरे पास कोई जरूरत का और कोई सामान ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर ऐसे तैसे करके 23 ईयर्स तो निकले। पर जब मेरे को दिसंबर 95 में जब हमारे को ये प्रोग्राम मिला ना, तो उससे मेरे को बड़ी राहत मिली। उससे राहत ये हुई कि दिसंबर 95 में प्रोग्राम तो मिल गया, पर जो इनकी सोबराइटी का जो पीरियड था ना, उसको आने में हम तकरीबन 4-5 महीने तो लगे। ये दिसंबर के तकरीबन 4 महीने के बाद इनकी सोबराइटी शुरू हुई। लगातार बीच में पीते रहे, कभी थोड़ी ले ली, ज्यादा ले ली, कभी नहीं भी ली। तो एटलीस्ट जिस दिन हमने मीटिंग में जाना होता था तब बिल्कुल नहीं लेते थे। तो ऐसे तैसे करते मई 2000 में इनकी मई 2 में इन्होंने अपनी सोबराइटी स्टार्ट की। तो मेरे को बड़ी राहत मिली कि चलो घर से शराब तो निकली। मेरे को विश्वास ये हुआ कि चल शराब निकली है, पर फिर ये भी था कि और मेंबर्स के साथ जाते आते रहते हैं, कहीं ये फिर दोबारा बंदा क्लास ना उठा ले।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोब्राइटी भी की, जिस तरह पे शराब पीक पे थी, और उसी तरह से इनकी सोब्राइटी भी इन्होंने मेरे को लगने लग गया कि अब बंदा बड़े अच्छे ढंग से प्रोग्राम को करने लग गया। और जो औरतों का चक्कर था वो भी बिल्कुल ही नाम के बराबर खत्म हो गया। बिल्कुल हमारे घर में आना जाना किसी का कोई मतलब ही नहीं था कि हमारे घर में कोई आए। पर सोब्राइटी में बंदा शराब से परे है। पर मेरे अंदर तो जो तूफान चल रहा था कि इतनी बर्बादी के बाद आज गिलास छोड़ा है, विश्वास नहीं आता था। मेरे पास प्रोग्राम जरूर था, पर मेरे को विश्वास नहीं आता था कि कभी ऐसे मीटिंगों में जाके भी कभी कोई शराब छोड़ सकता है। नहीं, ये फिर गिलास उठाएगा ही उठाएगा। इसी तरह करते करते जब शराब शराब से भी बंदा परे हो रहा है और प्रोग्राम को अप्लाई कर रहा है, मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है, और औरतों का भी कोई चक्कर नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे को दिमाग में राहत मिलने के बाद मेरे को विश्वास भी होने लगा कि परमात्मा ने अब सुन लिया और मेरे घर का वातावरण थोड़ा सा शांत हो जाएगा। आपस में रहने के, इकट्ठे होने के बाद जब हम एक दूसरे का सामना हुआ, तो मैं इतना कह सकती हूँ, जो मेरे को उस वक़्त समझ में आया कि जैसे शराब छोड़नी बंदे के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो उसी तरह उसके बाद सोब्राइटी में आने के बाद जब बंदा अपना घर टूटा-फूटा देखता है, या जैसे मेरे हालात बहुत बद से बदतर थे, उसने वो देखा होगा तो उसको कितनी मुश्किल होती होगी। हम नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन और नफ़रत भरी हुई थी, और बंदे का में भी अपना गिल्ट होता ही होगा कि मैंने इनका, अपनी फैमिली का कितना सत्यानाश किया हुआ है। आज घर बिल्कुल खाली है, बच्चे इस हालात में है, हमारे पास दोनों के पास ही कोई ढंग के कपड़े ही नहीं थे। 2-3 जोड़े थे, वही धो लिए, डाल लिए। तो जैसे-तैसे करके बच्चों के तो खर्चे पूरे कर लेते थे। बेशक मुश्किल से करते होंगे, पर करते थे। सोब्राइटी से पहले पैसा रिश्वत का बहुत आता था। पे भी आती थी, पूरी सैलरी आती थी, पर वो जाती कहाँ थी मेरे को नहीं पता। वो बाहर औरतों में और शराबीपन में सारा कुछ उजाड़ा चल रहा था। बुरी तरह से बर्बादी थी उस पैसे की। जब आँखें खुली कि घर कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरे घर के हालात कितने खराब हो चुके हैं, खाली घर में बैठे हुए हैं हम दोनों ने, तो थोड़ा-थोड़ा हमारी आपस में रिलेशनशिप शुरू हुई कि अब शुरू करें तो ज़िंदगी कहाँ से करें? शराब तो निकल गई है, वन डे के हिसाब से शराब तो परे हो गई है, पर अब ज़िंदगी शुरू करें तो कैसे करें? बैठ के डिस्कशन की, यही किया कि उधार भी बहुत चढ़ा हुआ है, और हमने रिश्वत का पैसा लेना, ये एक डिसीज़न लिया सबसे पहले कि बाहर का कोई पैसा, एक तो कोई औरत नहीं आएगी, दूसरा मैं सोब्राइटी को मैं अच्छे से मेंटेन कर लूँगा, और तीसरा रिश्वत का पैसा कोई नहीं आएगा। जो कुछ भी है, मैंने भी प्रॉमिस किया कि जैसे मर्ज़ी है, मैं, हमारे को सैलरी से मतलब है, बाहर के पैसे की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सफिशिएंट होएगी कि हम जैसे-तैसे मर्ज़ी मैनेज करके हम अपने घर को चला लेंगे आराम से। दिक्कत की कोई बात नहीं, आपने इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी। आप सिर्फ़ मैं सोब्राइटी मेंटेन करो, घर को चलाना मेरा काम है। इवन कि यहाँ तक हालात थे कि जैसे इनको 2002 में 95 में तो प्रोग्राम मिला, पर 2002 में जैसे मेरी बेटी की हमने मैरिज करनी थी, तो पैसा तो पल्ले था ही नहीं है। 5-6 साल में कितना पैसा इकट्ठा होना था कि हम बेटियों की शादी मैं कर पाती। तो 2002 में जैसे हमने उसकी शादी की, तो मेरे हमारे पास तकरीबन लाख सवा लाख रुपए निकले होंगे, जीपीएफ से थे। तो हमने उसकी लड़का अच्छा मिल गया, तो शादी के लिए फिक्स कर ली डेट, यस हो गई, मैरिजेबल एज भी थी। तो सारी शादी हमने बड़े ही सिस्टमैटिकली तरीके से, जो चीज़ की बहुत ज़रूरत थी वो तो हमने ली, पर जो शादी की उस वक़्त हमारे पास क्रेडिट कार्ड का सारा सामान घर पे आ रहा था। क्रेडिट कार्ड चलाया, वो लाख सवा लाख रुपया जो था वो हमने नगद खर्चा, थोड़ा-सा सोना हमारे पास था उसको इस्तेमाल करके हमने बेटी की शादी की। उसके बाद धीरे-धीरे चल जैसे सोब्राइटी मेंटेन हुई, तो मैंने उसको अच्छे से सारा ही सामान बंदे ने बहुत ही अच्छे से दिया। घर उसका बना दिया हमने। पर मैं कहती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि बंदा किस हद तक सोचता है कि जब उसकी विदाईगी थी तो उससे पहले उसको यही कहते थे शैलजा को, कहते शैलजा, अगर मेरे जैसा तेरा हस्बैंड निकला ना
तो मैं तेरे को बड़े अच्छे से कह रहा हूँ कि तू उसको छोड़ के वापस आ जाना। अपनी माँ जैसी जिंदगी अपने घर में बिल्कुल बिताने की तेरे को जरूरत ही नहीं है। मेरे को अब महसूस होता है कि मैंने तेरी माँ की लाइफ कितनी खराब किया, इस चीज का मेरे को बहुत दुख है। और तुमने वहां पे बिल्कुल अपना कभी ना सोचना कि मेरा घर बच जाए। घर बचता रहेगा नहीं, पर अपनी लाइफ हेल नहीं करने की जरूरत है। तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि इतनी परेशानियों के बाद इतना करेक्टर जो मैंने आप अभी शेयर किया है, उसके बावजूद भी बंदा किस हद तक अपने बच्चे को गले लगा के ये सारी बात समझा रहा है। तो मेरे को लगा कि एक बाप वाकई में इस सारी दुनिया का बाप होता है। कितना उसको अंदर से महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा सफर ना करे। खैर, लड़का अच्छा था, बड़ी अच्छे से उसकी मैरिज लाइफ चल रही है, अपने घर में वो खुश है, ठीक है। उसके बाद हमारे घर में ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। 2004 में इनकी प्रमोशन हुई और बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। पर हमारी लाइफ इतनी सिंपल सी चल रही थी कि कोई भी हमारे को ये नहीं था कि सरकारी गाड़ी मिल रही है, मैंने उसको यूज़ करना है। मैं प्राइवेट अपनी ही गाड़ी में, हमने कहीं भी जाना है तो मैं जाती थी। छोटी छोटी चीज़ें हमने सोब्राइटी के दौरान स्टार्ट की, जैसे पैसे की तंगी जैसे मैंने बताया कि थी। तो हम कई बार हम एक प्लेट नूडल की ला के भी हम चारों बैठ के खा लेते थे आराम से, कि ये हमारी आई पार्टी है। बंदे ने इतनी सोब्राइटी जब शुरू हुई है, पैसे की तंगी जब पता है कि बाहर का पैसा कोई नहीं आना, इसी पैसे में हमने अपने आप को मैनेज करना है। तो हमने बच्चों को भी बिठा के मैंने समझाया, बेटा शराबीपन बीमारी थी, वो अभी भी है, पर बंदा अब सोबर है। हमने एक दिन के हिसाब से अपने आप को ठीक रखा हुआ है। तो तुम प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना है। तुम्हारे पापा ने बड़ी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया है। हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हमने इन्हीं पैसों में से गुजारा करना है। किसी भी किस्म की कोई डिमांड ये नहीं कि आज शराब चली गया तो बच्चे डिमांड करें कि आज हमारे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़, वो कुछ नहीं पूरा होएगा। सिर्फ घर में शांति है और परमात्मा का नाम है, उसी के हिसाब से ही हमने अपने जीवन को चलाना है। खैर, बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने अपनी जो सोब्राइटी थी उसको मेंटेन किया। तो हालात बहुत ही अच्छे दिन पर दिन होते गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सोब्राइटी, हमारी जो अपनी रिलेशनशिप थी, तो जैसे एक दूसरे को आंखें मिलाने के ही काबिल नहीं थे। सबकी तरफ से हमारे संबंध टूटे हुए थे। अपने तो खैर रिश्ते वैसे ही बद से बदतर थे, क्योंकि दिल में अटैचमेंट नाम की और रिस्पेक्ट नाम की मेरे दिल में तो कोई चीज़ थी ही नहीं। सिर्फ एक डर था कि मैं बच्चों के साथ यहाँ पे रहना और मैं किस तरह इन हालातों में रह सकती हूँ, तो मैंने वो मैनेज किया हुआ था। सोब्राइटी आई, थोड़ी सी हेल्दी रिलेशनशिप हुई, आपस में कॉन्फिडेंस हुआ, बातें शुरू हुई, प्यार वाली बातें भी कभी हुई कि हमने अपनी लाइफ को अब कैसे मेंटेन करना है। कोई डिमांड नहीं थी एक दूसरे के साथ। बंदे ने इतना कोऑपरेट किया कि मैं अभी बताते भी मेरा अंदर हिल जाता है कि सोब्राइटी में जब ये कई बार टूर पर जाते थे ना, तो हमारा घर बस स्टैंड से बहुत दूर था। तब हमारे पास गाड़ी इतनी नहीं थी, कई बार ये बस से भी जाते थे, क्योंकि जो टीए था वो हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगा तो हमारे 4 पैसे हमारे काम आएंगे। तो ये बस स्टैंड से घर तक पैदल आते थे। तकरीबन घंटे सवा घंटे का जो डिस्टेंस था उसको ये पैदल मेंटेन करके आते थे। घर से ही टिफिन लेके जाना, उसमें 2 परोठियां पैक करनी ले जाना, ताकि मैं बाहर कोई खर्चा नहीं करूंगा। बेटी, छोटी बेटी मेरी हॉस्टल में थी पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में, तो उसको भी रास्ते में मिल के आना है। तो जैसे तैसे करके बंदे ने भी बहुत कोऑपरेट किया। एक ही कोट को लेके बंदे को मैं घर में ही धो के उसको देती थी, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, पर उसने वही डाल के चले जाना। तो कैसे किया ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे हमारी सोब्राइटी जैसे मेंटेन हुई, आपसी हेल्दी रिलेशनशिप शुरू हुई, तो फिर हमने दूसरों के साथ संबंध बनाने शुरू किए, रिश्तेदारी के साथ बिल्कुल कट ऑफ थे हम चारों तरफ। चाहे मेरे पेरेंट्स थे या इनके भी पेरेंट्स थे, तो आना जाना तो किसी के साथ था ही नहीं। कोई बंदा खुश होता ही नहीं था हमारे घर में आने के लिए, और ना ही किसी को हम अटेंड करते थे। तो सबसे कट ऑफ तो थे ही। धीरे धीरे रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हुई, सबने आना जाना शुरू किया। दूसरों को भी पता चला, समाज में तो मेरी इज्जत थी नहीं, ना रिश्तेदारी में थी, क्योंकि सबके सामने ही मेरे को बहुत धुतकार फटकार पड़ती थी कि ये मेरे काबिल ही नहीं है औरत।
खैर वो तो बीमारी का एक हिस्सा था। बंदे ने जैसे तैसे बोला। आज मेरी सोशल सर्कल में भी पूरी रिस्पेक्ट है, बड़ी हेल्दी रिलेशनशिप है हम दोनों की। रिश्तेदारी में, समाज में बड़े अच्छे से हमने अपने आप को मैनेज किया हुआ है। तो बीमारियों में भी मैंने देखा है कि बंदे ने बड़े सोब्राइटी आने के बाद इतनी ग्रोथ मैंने कभी सोची नहीं थी कि जितनी हुई। 2016 में मेरे को कैंसर हुआ, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था। पर बंदे ने अपने आप ही अकेले रह के इन्होंने मेरी मैक्स हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट दिलवाया। और बिल्कुल बाहर अकेले, ऑपरेशन थिएटर के बाद बंदा बिल्कुल अकेला है। मेरी इवन की छोटी वाली के पास, मेरी बेटी जो मेरे पास रहती है उसके पास तो अपनी छोटी बेटी थी तो नहीं आ पाती थी। पर बड़ी वाली को भी हमने नहीं बताया, लोकल थी वो पंचकूला में, उसको नहीं बताया कि तेरी माँ को इस तरह कैंसर है। और मैंने निमी जी आप म्यूट हो गए। हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो जैसे 2016 में मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम आई तो बंदे मेरे ने अकेले ही मेरे को मैक्स हॉस्पिटल में जाके मेरा ट्रीटमेंट करवा लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिस बंदे को मेरी होश ही नहीं है कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया, मेरे को इतने चित्तर पड़ते हैं। आज वही बंदा मेरे को अकेले ट्रीटमेंट बाहर लेके आया हुआ है हॉस्पिटल में। विद इन 1 वीक इस बंदे ने, मेरे को जैसे ही पता चला, सारे टेस्ट हुए, तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवा के मेरे को 10 दिन के बाद मेरा पूरी सर्जरी वगैरह करवा के तो मेरे को घर पे ले आए। मैं ईश्वर का इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतनी मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे कैसे रंग परमात्मा ने दिखाए हैं इस सोसाइटी में आके। और हमारी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हुई है कि 4-5 दिन के बाद मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके इन्होंने बताया कि शैलजा तेरी माँ को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी कैंसर की, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया। वो फिर उस रात को मिलने आई, और इनकी सिस्टर लोकल रहती थी वो मिलने आए। पर सबको यही था कि हमारे को क्यों नहीं बताया, बंदे ने अकेले कैसे मैनेज कर लिया। कुछ रिजेंटमेंट भी पैदा हो गई इन लोगों को कि इतना ही भी क्या हो गया कि सोब्राइटी आई और हमारे को बिल्कुल कट हो गया। पर ऐसा इनके दिमाग में यही था कि जैसे मर्जी हो, मैंने अपने आप अकेले में इसको तो आराम से संभाल सकता हूँ। तो बड़े अच्छे से जीवन निकला, बड़े मजे से। और अभी भी निकल रहा है। मैं तो यही कह सकती हूँ, इतनी हेल्दी रिलेशनशिप मेरी इनके साथ हुई है अब। और बच्चों के साथ, आज मैं अपने बच्चों के साथ बड़े अच्छे से बैठ के, मेरी बेटियां दोनों प्रोग्राम में नहीं है, पर मैं उनके साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप निभा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी उनके साथ एज फ्रेंड बिहेव करते हैं। हर एक चीज को आपस में इन्होंने शेयर करना है। मैं भी शाम के टाइम जितनी मर्जी टायर्ड हूँ, जितना मर्जी मैं बिजी हूँ, पर मैं 10 मिनट अपनी बेटी के साथ जरूर बिताती हूँ। वो मेरे पास रहती है। उसके भी अपने फियर हैं। कई बार ये नहीं है कि वो हमेशा खुश ही रहती है, उसके अपने फियर हैं। कई बार मेरे को बड़ा रूडली भी बोल देती है, क्या है मम्मी तुम रोज दिन रात को आके 10 मिनट मेरा सिर खाते रहते हो। पर मैं ही कहती हूँ कि चल, अगर वो कुछ बात मेरे से शेयर करना चाहिए तो कोई बात नहीं, मैंने उसको सुनना मेरा फर्ज है। नहीं बताएगी तो ना से मैं कमरे से बाहर आ जाती हूँ। मैंने अपनी बाउंड्री बना ली है। पहले तो मैंने बीमारी में तो वॉल खड़ी की हुई थी, अब बाउंड्री बना के मैं उसको भी सुनती हूँ, चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती हूँ। चल कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बताना चाहती तो मैं दूसरे को सुन सकती हूँ, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं सुन सकती। तो इस तरह मेरी बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप बड़ी हेल्दी हुई है। एक एक बात को लेके, बड़ी वाली तो अपने घर में है, पर छोटी की भी इतनी फ्रेंडली अपने पापा के साथ रिलेशनशिप है। 2 बार उसका डाइवोर्स हुआ है, और ऑब्वियसली 2 बार उसका घर टूटा है, तो उसको इन्होंने टूटने नहीं दिया उस बच्चे को। बड़ी अच्छे से वो हेल्दी लाइफ अपनी बिता रही है अपनी बेटी के साथ। मे भी उसके अपने फियर तो हैं ही है कि उसकी बेटी बड़ी यंग हो रही है, पर एक फादर होने के नाते इनका अपने बच्चों के साथ भी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत ही अच्छे से। उसकी बेटी भी नानू को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है उसको। मेरे ख्याल शायद वो अपने घर में रहती तो कोई भी फादर इतना टाइम डिवोट ना करता, इतनी रिलेशनशिप ना स्ट्रांग रखता अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ, जो मेरे बंदे ने रखी हुई है। तो इतना मैं कह सकती हूँ कि इस फेलोशिप ने इतना हमारे को कुछ दिया है, इतना दिया है, इतनी हेल्दी रिलेशनशिप बन गई है
सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए। पर इसी प्रोग्राम में सोब्राइटी में तभी हमारी हेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है, एक तो एरोगेंस ना हो, दूसरा सेल्फिशनेस ना हो, एक डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए आपसी रिलेशनशिप में। वो हम दोनों में ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ना एरोगेंसी है, ना डिसऑनेस्टी है, ना सेल्फिशनेस है। जो भी ये बात नहीं है कि अभी भी हमारी आपस में किसी बात पे कोई बात एक दूसरे की नहीं अच्छी लगती, वो डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, वो डिफरेंट बात है। 1 घंटा चुप रहे, चाहे नहीं बात की, उन्होंने मेरे से नहीं की, मैंने उनसे नहीं की, तो उस चीज़ को तो मैं इतना इशू नहीं लेती। पर यह है कि एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ऊंची आवाज नहीं है, कोई ऐसा धूल धमक्का नहीं है जैसे हम पहले करते थे। समझ पाते हैं एक दूसरे को। मेरे पास भी प्रोग्राम है, दोनों के पास प्रोग्राम की बातें कर लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में मैं अपने प्रोग्राम के जरिए, अपने एनुअल प्रोग्राम के जरिए, और थोड़ा सा अल्कोहलिक अल्कोहलिज्म के प्रोग्राम के जरिए जो इन्होंने अपने आप में ग्रोथ की है, जो सर्विस करते हैं, या जो मैं फेलोशिप में जो मैंने सीखा है, तो उससे हम दोनों की रिलेशनशिप बड़ी हेल्दी हुई है। थैंक गॉड। मैं जहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ वो सिर्फ इसी प्रोग्राम के जरिए है। मैंने ईश्वर से इतना कुछ नहीं मांगा था जो उसने मेरे को दिया है। मेरे पास मीटिंग्स हैं, स्पॉन्सर है, लिटरेचर है, उसके जरिए मैं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करती हूँ। अच्छे से मेरे को अंडरस्टैंड ये करते हैं, मैं इनको अच्छे से कर पाती हूँ। तो इस तरह से हमारा जीवन बड़ी हेल्दी रिलेशनशिप में विल। थैंक गॉड कि आज हमारे पास प्रोग्राम है और हम एक बड़ी अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में जी रहे हैं। थैंक यू। मेरे को इतना ही कहना बताना चाहती थी कि हमारी रिलेशनशिप किस तरह से बिल्डअप हुई है। तो मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ। सो थैंक नाइस। यू, थैंक थैंक यू यू। अर्ची जी। जी हेलो, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मनी है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जीवन प्रणाली पर जीते हुए मैंने शराब नहीं पी, कोई मन भी नहीं है, और उम्मीद है कि आज का दिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। निमी जी का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपनी कहानी शेयर की। इससे पहले मैं कहानी शेयर करूं, मैं यूनिटी ग्रुप को बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं पिछले संडे भी कुछ देर के लिए आया था, जब एक्चुअली एनिवर्सरी, पहली एनिवर्सरी की शुरुआत थी। और धन्यवाद भी बहुत करता हूँ कि आज मुझे उन्होंने सेवा का मौका दिया है। बहुत यूनिटी ग्रुप की टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अगर मैं अपनी सोब्राइटी को डिफाइन करता हूँ, तो अपने घर ऐसी जगह है जहाँ आई कैन माई सेल्फ असेस कि मैं सॉबर कहाँ खड़ा हूँ अपनी सोब्राइटी में। शराब ना पीना, मीटिंगों में जाना, फेलोशिपिंग, ये आप मुझे 30 साल हो जाएंगे, ये एक नॉर्मल सी बात लगती है। पर क्या उस सोब्राइटी को मैं जी रहा हूँ? क्या सिर्फ शराब छोड़ने के लिए मैं ये में गया था? गया तो मैं ऐसे ही था, पता तो था ही नहीं। शराब छोड़ने के लिए भी नहीं, मन तो था ही नहीं मेरा। मैं तो अपनी पत्नी को बस घर में बहुत कलेश थी, जैसे निमी जी बता रहे को कि घर को अगर बचाती है तो घर की औरत बचाती है। ये मैं हृदय से कह सकता हूँ, 200% कह सकता हूँ। और अल्कोहलिक बताते खुद उसका काम है घर को तोड़ना। मैंने ताउम्र इस घर को तोड़ा है। ये घर टूटा, बिल्कुल टूटने की कगार पर था। मैं चाहता था निमी मर जाए, निमी चली जाए, मैं दूसरी औरत को घर ले आऊं। उस उस चक्कर में मैंने सब कुछ तबाह किया। इज्जत, अपना अपना जमीर, सब कुछ बेचा, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या शराब छोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल भी नहीं।
कुछ भी नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर शराब छोड़कर मैं तो ये आम सोचता हूँ, अब मैं देखता भी हूँ, शुरू में थी नहीं, अब मेरी इतनी सोब्राइटी 30 साल में, मेरी उम्र के हिसाब से, सोब्राइटी के हिसाब से मैं देखता हूँ, तो जब मैं लोगे कि यार शराब छोड़ दी और क्या चाहिए, अरे भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं ड्राई ड्रंक स्टेट में रहता हूँ तो इससे अच्छा शराब पी लूँ। अगर मैं आज भी शराब छोड़ने के बाद भी गाली गलौज मार पिटाई वुमनाइजेशन जुआ ये करता हूँ, तो फिर काहे की सोब्राइटी, काहे की आध्यात्मिकता। दोस्तों मैं बहुत रिलीजियस था, बहुत फर्माबरदार बेटा था, माँ बाप की सेवा करने वाला था। पता नहीं 16 साल की उम्र के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं शराब नहीं पीता था। शराब मैंने कुछ देर के बाद शुरू की। मेरा अफेयर हुआ, फेल्योर हुआ, बुरी तरह नाकाम रहा। जो नौकरी करना चाहता था, जो बनना चाहता था, वो बन नहीं पाया। बगावत, गुस्सा, गिला, माँ बाप पर, सब पर, समाज पर। धीरे धीरे मैं शराबी बन गया। शराब पीनी शुरू कर दी, शराबी तो नहीं बना। मैंने शराब 1969 में पीनी शुरू की थी और 1982 तक मेरी शादी कर दी। घर वालों ने फटाफट निम्मी जी के पेरेंट्स साधारण लोग थे, उनको बता भी दिया था कि ये ऐसा, पर शराब के बारे में नहीं बताया। और हमारे समाज में अक्सर माँ बाप लड़के के लड़की वालों को बताती नहीं कि हमारा जो हमारा बेटा है जी वो कैसा है। मैं काफी शराब पीता था, मेरे घर वालों ने कहा कि कभी कभार बियर पीता है, और ये एक और जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी तो हो ही रही थी, एक और मेरे साथ बांधी, निम्मी जी को भी उसमें धकेल दिया। ये एक झूठ, और इससे बचना चाहिए। आज के समाज में अगर मेरा बेटा शराब पीता है या ड्रग एडिक्ट है तो मुझे बता देना चाहिए, शादी होती है या नहीं, बाद में जाए। लेकिन हमने एक और परिवार को बर्बाद कर दिया। ये आ गई, कुछ देर ठीक चला, सत्यानाश होना शुरू हो गया। मैं बड़ी छोटी उम्र में गेस्टेड ऑफिसर बन गया। मेरे दिमाग पर अस्त्री छा गई, मेरा अहंकार। और वो जो बंदा परमाबदार था, माँ बाप की सेवा करने वाला था, ईश्वर को की पूजा पाठ में बिलीव करने वाला था, वो पता नहीं कहाँ घूम गया, वो कहाँ खो गया, ये पता ही नहीं लगा मुझे। एक नया ही बंदा बन गया, गुस्सा, जिद, बागीपन। और वो चलते चलते शराब आ गई, और फिर दूसरी औरतें आ गई। मैं आज भी निम्मी से बात करना का, निम्मी शराब की बोतल सत्यानाश नहीं करती। मेरा जो मेरी मानसिकता है, जो मेरी आत्मा के अंदर बीमारी जुड़ जाती है, वो सत्यानाश करती है, वो बेड़ा गर्क करती है। शराब तो उसमें घी, आग में घी का काम करती है, और भड़का देती है, मेरी हवस को भड़का देती है, मेरी हवस को और तेज कर देती है। मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, ज्यादा इज्जत करना चाहता हूँ, लोगों को दबाना चाहता हूँ, लोगों को दबोचना चाहता हूँ, हक मारना चाहता हूँ। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इसकी जरूरत कैसी है मेरे सामने बोले, इसकी जरूरत कैसी मेरे सामने बैठे, इसकी जरूरत कैसी कि ये हंसे मेरे से बिना पूछे। जो मैं करता हूँ उसकी आड़े कैसे आएगी। जो भी शख्स मेरी इच्छा के आगे, जो मैं करना चाहता हूँ उसके जो भी शख्स आगे, चाहे वो मेरे माँ बाप ही थे, निमी की तो बात ही छोड़िए, उसको तो कौन पूछता है, पत्नी को तो वो बहुत सबसे सॉफ्ट टारगेट ही पत्नी होती है। मैं तो अपने माँ बाप को, उन्होंने कुछ कहा, मैं कहा पकड़ो अपना घर। मैंने बच्चे उठाए और घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़कर एक प्राइम सेक्टर में घर था, मैं किराए पे आके रहने लगा। और वहां तो और छूट मिल गई। जब मेरे फ्रेंड्स थी मैं उनको घर पे भी लाता, निमी जी को बोलता इनकी सेवा करो। मैं कई बार मैं सोचता हूँ, बिल जब टू द वाइफ चैप्टर लिखा था, कितनी खूबसूरत चीजें लिखी थी। बिल्कुल जो मैं कर रहा था हूबहू उन्होंने उसको अंग्रेजी में तर्जमा करके लिखा हुआ है। वो जो लिखती है कि हमारे घर में वो जो दूसरी फूल औरतें आ जाती, और वो बिल ने लिखा है कि वो कहते कि तू इनकी सेवा कर, और उनके सामने कहते तू फूहड़ औरत है, तू कैसी औरत है, तुझे अकल नहीं है, तुझे पता नहीं एटिकेट्स नहीं, लोगों के साथ मिलना जुलना कैसे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैं जीवन में ऐसा ही करता था। और मैं बहुत ज्यादा लंबा जाऊंगा नहीं,
क्योंकि मैं उसमें टाइम नहीं खराब करता। मतलब कहने का, जब मैं ए में आया, ना तो मेरा घर था ना रिश्तेदारी थी, दो लड़कियां थी, जवान हो गई थी, स्कूल गोइंग थी, एक कॉलेज गोइंग थी, और मेरे पास कुछ नहीं था। तो ऐसे गुस्सा, अहंकार, बेइज्जती, समाज में कोई नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब और शराब और शराब, अहंकार, डर, मार पिटाई, वायलेंस के, मैं इसलिए के आया था। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कि हम ग्लोरीफाइंग इट, नो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हद से, जिस गिरावट से मैं नीचे उतरकर मैंने समझा और जीवन को 360 डिग्री बदला, मैं इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये सोच, मुझे एक अच्छे स्पॉन्सर मिले जिन्होंने बड़ी जल्दी मेरे हाथ में बिग बुक थमा दी। मुझे उन्होंने उन्होंने कहा भी, ये मीटिंगों में जाकर जो तेरी समस्या है उन्होंने सुनी, कहते भैया इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसका समाधान, इस रास्ते पे चलो, तुम्हारी आत्मा बीमार है, तुम मानसिक पागल हो, यू आर बेसिकली मैड मैन। जो तुम कर रहे हो वो एक पागल बंदा ही कर सकता है। तो मुझे ये समझ आ गई कि इस घर की बर्बादी के कारण निर्मल कुमारी नहीं है, निमि नहीं है। इस घर को तोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला और इस हद तक लेके आने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है अनिल कुमार। और वो जिम्मेवार है, तो उसी की ही जिम्मेवारी है। जो मर्जी करो, इस घर को ठीक करो, इस घर को एक एक दिशा दो, इस घर में एक सुरता लाओ, एक हारमोनी लाओ, एक प्यार लाओ। इसको रिश्ते, रिश्ते मेरे बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे। जो शख्स चाहता है मेरी पत्नी घर छोड़ दे, वो क्या समझेगा रिश्तों को? गाली गलौज, मार पिटाई, सब कुछ यही था। मुझे बहुत जल्दी प्रोग्राम में, अपने में बदलाव लाना शुरू किया। बहुत रेडिकल बदलाव। बदलाव एक छोटा सा लफ्ज है। आई हैव टू ब्रिंग अ रेडिकल, बिकॉज मैंने अपने आप को इतना गिरा लिया था कि शराब छोड़ने से बात नहीं बन रही थी। शराब छोड़कर मैं वहीं का वहीं ढाक के 3 बात, रिश्वतखोरी, वुमनाइजेशन, सब कुछ चलता रहता, तो काहे की सोसाइटी थी। मुझे एक बात समझ आ गई, मेरे घर कर गई, कि सिर्फ इनसे बात नहीं, कीप कमिंग बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट ओनली थिंग यू हैव टू डू। आते रहना तेरे जरूरी है, क्योंकि तू मर जाएगा, शराब पी लेगा, लेकिन क्या सिर्फ यही जरूरी है? नो, बिल्कुल नहीं। मुझे समझ आई, घर को बनाओ, अपना कैरेक्टर ठीक करो, तुम दूसरी औरतों को छोड़ो एकदम। ये नहीं कि स्लोली, बिल्कुल नहीं, लाइक लाइक अल्कोहल, वन डे एट ए टाइम। इमीडिएटली मैं शराब को कम नहीं कर सकता। इसी तरह मैं अपनी, जो मेरी बदखुई है, जो मेरे डिफेक्ट्स हैं, जो मेरे पाप है, उनको भी मैं धीरे धीरे करके नहीं छोड़ पाऊंगा, वो फिर से उठा लेंगे। मुझे अगर अपनी पत्नी से रिश्ता बनाना था, तो मुझे वो नाजायज रिश्ते खत्म करने थे। जब तक नाजायज रिश्ते रहेंगे, तब तक मैं, आध्यात्मिकता तो छोड़ो, मैं कहीं कहीं का भी नहीं खड़ा हो सकता। मुझे कट ऑफ करने पड़े, तुरंत उनको कुल्हाड़ी मारनी पड़ी। नो वुमेनाइजेशन, नो अदर वुमन इन माई लाइफ। आई द आइडियल, आई हैव ओनली रिलेशनशिप विद माई वाइफ एंड दैट्स ऑल। जो मेरा धर्म, मेरा समाज कहता है, मैं वही करूंगा। और दूसरी बड़ी बात, मुझे घर में कोई नाजायज पैसा नहीं लाना। जो जो मेरे घर में जितना नाजायज पैसा आता था, वो सारा उजड़ गया। मेरा अपना हक का पैसा भी ले गया साथ में। मुझे डिसीजन लिए दो बड़े मजबूत, नो मनी विच इज नॉट माइन, जो मेरी नहीं है वो पैसा घर में नहीं आएगा। और मैंने कमाया, और जब होश में आया, जब सोसाइटी आई, तो मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था, सब उजड़ गया था। मेरा जीपी फंड जो मेरा अपना था, वो भी उजड़ गया था। तो दोस्तों, जीवन जब मैंने कहाँ से शुरू करूं, बड़ा मुश्किल था, तो पहाड़ था बहुत बड़ा। लेकिन शुरुआत की मैंने, जब मैंने अमेंड्स किए, निम्मी जी के साथ बैठा, निम्मी जी से मैंने बताया, उनको पता था, लेकिन मैंने विधिवत निम्मी से माफी मांगी कि हाँ निम्मी, मैं वाइल्ड हूँ, मैं बहुत भटक गया था। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जीवन में जितना दुख है, उससे उससे ज्यादा सुख दे सकूं, कोशिश करूंगा, अगर मैं, मुझे मौका मिला, वन डे एट ए टाइम, ईश्वर ने चाहा तो। क्योंकि मैं जानता हूं, और इस बात से मुझे कोई शक नहीं, कि अल्कोहलिज्म का मतलब ही ईश्वर से कटा होना है। वो इंसान जो बहुत धार्मिक था, वो कहाँ भटक गया, उसका ईश्वर गायब हो गया। ईश्वर कहीं गायब नहीं हुए थे, मैंने उनको गायब कर दिया था।
धीरे धीरे मुझे इस घर में ईश्वर के नाम को वापस लाना था, ईश्वरीयता को वापस लाना था, आध्यात्मिकता को वापस लाना था, रिश्तों को सुधारना था। मुझे उसके लिए जो भी जरूरी था, पैसों को नाजायज ना लूं, हम दोनों ने मिलकर घर में एक दूसरे को समझना शुरू किया। मैंने बहुत देर के बाद अपनी पत्नी को ध्यान से देखा, मैंने इसकी शक्ल को देखा। कई सालों तक मुझे याद नहीं था इसकी सूरत लगती कैसी है। हम लोगों में प्यार बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और ये नहीं कि हम लोग आपस में हमने लोगों के बारे में बात करना छोड़ दिया, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमने वो निंदा चुगली, वी स्टॉप एवरीथिंग। हमारे घर में हमने कोशिश की कि जो हमारे संबंधी थे, क्योंकि मेरे तो रिश्ते खत्म थे, ना ससुराल में ना ना मेरे अपने घर वालों को, माँ तो मेरी मर गई थी, तो उसका कारण मैं अपने आप को समझता था। लेकिन मैंने ये समझ लिया, अगर जिंदा रहना है तो अपने परिवार को और अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, भाई बहन कजन, इनके साथ भी, लेकिन दे आर एट नंबर 4 और 5। सबसे पहले मेरा अपना परिवार है, फिर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं उनके लिए ध्यान दिया। मुझे पता ही नहीं था वो कब करके वो क्या बनना चाहते थे, मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर मैं बना सकता था, ऐसी बात नहीं थी। मैं गेस्टेड ऑफिसर था, बहुत सीनियर ऑफिसर था, अच्छी तनख्वाह थी, कुछ भी कर सकता था, लेकिन फुर्सत ही नहीं थी। शराब करके नहीं, दूसरी औरतें, बेईमानियां, अहंकार, मुझे ये फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि तू बच्चों के बारे में सोच। जब होश आया, बहुत देर हो गई थी। मेरे बच्चे, मैं अभी भी कहता हूँ, वो लोग बड़े दे आर वेरी फॉर्चुनेट जिनके बच्चे छोटे थे, छोटे हैं, और वो ए में आ गए। वो बच्चे सफर नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जैसे परिवार के जिनके बच्चे बड़े हो गए थे, ग्रोन अप थे, अडल्ट हो गए थे, उन्होंने बहुत सफर किया, बहुत सफर किया। उन पर अल्कोहलिज्म का पूरा पूरा छाप है। मेरी दोनों बेटियां पूरी तरह प्रभावित थी अल्कोहलिज्म से। वो मुझे देख के डर जाती थी। जो कुछ मैंने उनकी माँ के साथ किया वो देखती थी। उनके साथ संबंध बनाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पहले हम दोनों ने, अपने हस्बैंड वाइफ ने, ठीक रिलेशन किया। सिर्फ ये नहीं कि ये, मैं नेवी को सिर्फ एक सेक्स की कमोडिटी के रूप में देखता था। मुझे समझ आई कि नहीं, ये घर की मालकिन है, ये मेरे बराबर की है, मुझे इसको अधिकार देना पड़ेगा, मुझे इसका जगह, जो उसकी जगह है घर की, वो देनी पड़ेगी। अगर मैं उसको घर की जगह दूंगा तो बच्चे भी इसकी इज्जत करेंगे। जब मैं इसकी इज्जत नहीं करूंगा तो बच्चे क्या खाक करेंगे। मैंने इसकी इज्जत देना शुरू की, इसको वो जगह दी जो इसकी जो थी, उसको मिलनी चाहिए थी बहुत साल पहले। इसको कई सालों के बाद, हमारे 25 साल तकरीबन होने वाले थे, तब निर्मल उस घर की पत्नी बनी, उस घर की मालकिन बनी, अनिल की पार्टनर बनी। और फिर बच्चों की तरफ ध्यान गया। बच्चे मेरे कॉलेज में थे, उनको क्या बनना है। मैंने कोशिश की उस वक्त जो मैं कर सकता था, ईमानदारी के पैसों से, अपनी वो जो बेसिक वो +2 कर चुकी थी, वो जो उनका कैरियर बनना था, और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन जो जो जिस जगह थी, मैंने उनको उसमें उसी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़ा तंगी थी, लेकिन मेरी बेटी को, शी वांटेड टू डू एमए फाइन आर्ट्स, चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं मिली, पटियाला में मिली। अगर नो प्रॉब्लम, हॉस्टल में दाखिल किया। बड़ी तंगी थी, हॉस्टल में का खर्चा उठाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। पर क्या, मेरी बेटी, शी वांटेड टू डू लाइब्रेरी साइंस, उसको भी मैंने कहा तो पटियाले हमारे पटियाला शहर है चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, वहाँ यूनिवर्सिटी है। उन दोनों को मैंने वहाँ एडमिट किया, दोनों हॉस्टल में रहती थी। बड़ा तंगी से हमने गुजारा किया। नया पैसा रिश्वत का मैंने 1997 में ही एक फैसला किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिक्लाइंड द ब्राइब और द गिफ्ट जो मुझे लेने आए। मैंने वो मेरे साथी अच्छी पोस्टों पर थे, दे वुड कम कि कंपनी दिवाली का गिफ्ट दे दिया जी। मैंने कहा भैया मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं, ईश्वर ने मुझे सोबराइटी का गिफ्ट दे दिया है, ईश्वर ने मुझे बुद्धिमत्ता दे दी, मेरा पागलपन ले लिया, अब मुझे तुम्हारे गिफ्टों की जरूरत नहीं। सरकार मुझे तनख्वाह देती है, और मैं बेईमान तो नहीं बनूंगा भैया, ईमानदार हूं या ना हो, ना रिश्तों में बेईमानी करूंगा, ना मैं सरकार में अमानत में ख्याल डालूंगा।
मुझे तनख्वाह मिलती है काम करने की, मैं जी जान से काम करूंगा। और एक ढेला भी किसी के भी काम करना है वो मेरा फर्ज है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई नीड टू बी ऑनेस्ट। मुझे ईमानदार ही होना है, कोई मैं किसी पे एहसान नहीं करता। मैं ईमानदार हुआ, रिश्तों में, समाज में मेरी इज्जत वापस आनी शुरू हुई। बच्चों के साथ संबंध बनने लगे, बच्चे बड़े होने लगे। बच्चे, लेकिन मैंने बच्चों को हरा हरा नहीं दिखाया। जैसे निम्मी जी बता रही थी, हम चारों ने बैठकर ऐसे ग्रुप कॉन्शियस करते हैं। मैंने इनको बताया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो तुम्हारी एजुकेशन पे खर्चा कर सकता हूँ बस दैट्स ऑल। उन दोनों वैसे भी थे, लेकिन ये मेरी दोनों लड़कियां, उन्होंने कभी किसी चीज की, उनको पता लग गया कि हमारा पिता एक अच्छे काम पे लगा हुआ है। मैं बिग बुक की ट्रांसलेशन हो रही थी पंजाबी की, हमारे घर में बहुत रौनक मेला चला रहता था, भीड़ की भीड़ आती रहती थी, चाहे एक सभा हो, लोग आते ही जाते रहते थे। निमी जी सवेरे चाय बनाती, पकौड़े बनाती, वो काम करती रहती थी। हमारा घर एक का एक सेंटर ही बन गया था 99 में। फिर बच्चों की, हमने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान किया। मैं ए में भी काम करता रहा। बच्चे मेरे, एक ने एमए फाइनेंस कर लिया, बीएड कर ली, एमएड कर ली, एमफिल कर गई, दूसरी ने एमलिप कर ली। वो अपनी अपनी लाइन पर आगे बढ़ने लगी। शादी भी की बच्चों की। जैसे बताया, हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं रिश्वत भी ले सकता था, लोग आगे आ रहे थे कि हम करवाते, हम ये, हम, मैं बिल्कुल नहीं। मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, उन दोनों नया नया आया था, क्रेडिट कार्ड पे सारी शादी की। जब शगन आ गए, मैंने क्रेडिट कार्ड का कर्जा मोड़ दिया। हमने इस तरह प्लान किया। आज भी हम, इतने साल हो गए हैं, हम प्लानिंग करते हैं। ये नहीं कि आज मुझे मुझे पेंशन है, मेरी पेंशन बड़ी माकूल है, लेकिन आज भी हम एक ढेला भी वो नहीं खर्चते जिसकी जरूरत नहीं। आज भी हम घर में किसी की चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते। हम घंटा ना बोले रहेंगे, लेकिन ये नहीं कि फलाना बंदा वो है, पुराने ने ये क्या, पुराने वो क्या, बिल्कुल नहीं। मेरी बच्चियां, अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या है, उसको लागू कर दिया है। चाहे वो ट्रेडिशन 7 हो, ट्रेडिशन 11 हो, चाहे वो जो मर्जी हो, हमने उन सबकी पालना घर में शुरू कर दी है। निमी जी अपना प्रोग्राम करती हैं, मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ, और एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं एक ही सेवा भी करता हूँ, निमी जी जितना कर सकती है उतना करती हैं, और मेरे हर काम में मेरी मदद करती हैं। अब हमारा ना सिर्फ संबंध, बड़ा रिश्ता खराब था, लेकिन जब मेरी 23 साल की सोसाइटी हुई, 23 साल में मैंने बड़ा तंग किया। मैंने 23 साल में 12-13 साल तो बहुत ही तंग किया। जब मैंने कहा निमी अब शायद हिसाब बराबर हो गया, तो निमी जी ने, हम दिशा ग्रुप में अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, तो निमी जी ने कहा देख लो अनिल, हिसाब लगा लो, बराबर हुआ कि कभी कुछ रह गया है। मुझे महसूस हुआ भैया, इसका देना तो मैं 7 दिनों तक भी नहीं दे पाऊंगा। जो जो जुर्म मैंने इस पे ढाए, और जो जो अच्छा काम इसने परिवार को बचाने के लिए किया, ये तो मैं कई जन्मों तक इसका, इसको रिपे नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों, मैं आज भी यही कहता हूँ, अपने घर में अपनी पत्नी को जैसा योग्य स्थान दो। वो गलतियां करेगी, गलती कर, मैं भी गलतियां की, सब करेंगी, तो वो उसका राइट है। टू बी रॉन्ग इज राइट, टू बी रॉन्ग इज माई राइट। बच्चे गलतियां करेंगे, बच्चों के साथ दोस्ती करो, उनको कंट्रोल मत करो। नहीं, मैंने कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को दोस्त समझो। पढ़ाई में आज अगर नंबर कम है तो डरो मत, कल को ठीक हो जाएंगे। उनका अपना भगवान है, भगवान करेंगे। हम लोग अपने लिए अपनी शराब नहीं छुड़ा सके, तो बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन बी गाइड। हम एक माली हैं, माली की तरह उनकी गुड़ाई कर दो, खाद डाल दो, पानी डाल दो। इससे ज्यादा ना तो हम कर सकते हैं, ना ही हमें करना चाहिए। और करेंगे तो वो फजूल जाएगा। आजकल के दिन बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन बच्चों को मैंने एक बात सीखी, एक तो उनकी जिद्दें पूरी मत करो, जो वो चाहते हैं वो मत दो। जब वही चीज उनको 2 दिन के बाद दे दो, लेकिन उनके कहने पर अगर वो नाराज होते हैं, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं करूंगा,
ऐसा मत करो। मैं मेरे माता पिता मेरे साथ ऐसे ही करते थे और मैं अल्कोहलिक बन गया। मैंने ये देखा है, बच्चों को प्यार दो, टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन उनको घर की असलियत में शामिल करो। उनको पता हो हमारे पेरेंट्स की हालात क्या है। घर में गाली गलौज बंद करना चाहिए। गाली गलौज आध्यात्मिकता नहीं है, मेरी आध्यात्मिकता के आड़े आती है। इसलिए घर में कभी भी ये जो हमारे घर में तो कोई कहते तू मर जा, ये कर, कोई साला, कोई बहन की माँ की, ये गालियां हमारे घर का एटमोसफेयर खराब करती हैं। जिस घर में परमात्मा का निवास, उस घर को, इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि एक दूसरे पे विश्वास, निस्वार्थता, ईमानदारी और एक दूसरे के साथ सहयोग परिवार के लिए सबसे बड़ा गहना है। और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मेरे पास छोटा सा घर है, थोड़े से पैसे हैं, एक कार है, बेटियां हैं, बड़ी अच्छी हैं, मेरे दामाद है, एक मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया, बड़ी खुश है, मेरी मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरा ग्रैंड सन है। वी आर ए वेरी हैप्पी फैमिली। वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी आर टेन। निमी जी, जिनको मैं दुश्मन समझता था, वो मेरी सबसे बड़ी दोस्त हैं, सबसे बड़ी दोस्त हैं, सबसे बड़ी मेरी शुभ चिंतक हैं। मैं उनसे, मैं अब सोचता हूँ, हमारे मैं 76 साल का हो गया हूँ, मैं सोचता हूँ यार कोई साथ ना छूट जाए। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कुछ साल और दे दे यार, अब तो जीने का स्वाद आने लगा है। तो दोस्तों, परिवार एक सबसे बड़ी देन है जो ईश्वर ने हमें दी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने और एल एनोन ने हम दोनों को एक 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 जीने का रास्ता दिखाया। अगर दोनों प्रोग्राम जीते हस्बैंड वाइफ, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ उस घर में कभी अशांति नहीं आएगी। पैसा कम हो या ना हो, तब भी वो घर हमेशा प्रसन्न रहेगा, जैसे मेरा है। थैंक यू वेरी मच तस्लीम, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों है सवाल। ओके, सो मेरा एक छोटा सा सवाल है, हाउ टू डील विद माई सेल्फ व्हेन आई नो माई वाइफ इज ऑल्सो रॉन्ग, अदरवाइज हु आई एम टू जज। सो बेसिकली प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर मुझे पता है भी थोड़ी सी गड़बड़ है, चाहे मेरे में है चाहे वाइफ में है, तो हाउ टू डील ऑन दैट मोमेंट, चाहे वो वाइफ को भी एक तरह से रहेगी गाइड, आपके एक्सपीरियंस से गाइडेंस, या मुझे भी रहेगी, दोनों की तरफ एक सवाल है। होपफुली आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, मैं बोलूँ जी। प्लीज। हाँ, देखो गुरप्रीत, मैंने पहले कहा था एवरीबडी हैज अ राइट सर इको टू आ बी रहा है। रॉन्ग। सर एक सेकंड निकली, इको आ रही थी, एक्चुअली हम दोनों अलग कमरे में थे, वो इधर आ गई। यस एनीवे, जी। देखिए, एवरीबडी हैज अ राइट टू बी रॉन्ग। हर बंदा, हम दुनिया में, मैंने, आपने भी अल्कोहलिज्म में, मैंने भी हजारों ही गलतियां की, हजारों ही गलतियां की। ईश्वर ने हमें माफ किया तभी हम ठीक हो गए। अगर मान लीजिए मेरी पत्नी गलत है, हो भी सकती है, वो इंसान है, होना भी चाहिए। अगर वो गलत नहीं होगी तो वो देवता थोड़ी है। शी हैज द राइट टू बी रॉन्ग। और मुझे उन्हें, उनको स्पेस देना है, उनको जगह देनी है, उनको मौका देना है ठीक होने का। कोई बात नहीं, मेरे अगर निमी जी गलत होती हैं, ऐसे मुझे कोई बात, सपोज आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद हर वट एवर शी सेज, मैं ये नहीं कि मैं पहले करता था डिसएग्रीमेंट को अपने एंगर से उसको एक्सप्रेस करता था, शाउट करके, मार कर, गाली देकर। नो, अब मुझे समझ आई है, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आर मस्ट इन हेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन उसके लिए अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, मैं निमी से कह देता हूँ, निमी जी मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। और मैं भी, अगर मैं नाराज हूँ तो मैं उस दिन खाना नहीं खाता, दोपहर का लंच नहीं किया, तो निमी जी समझ आएंगी समथिंग रॉन्ग। वो उन्हें पता लग जाए, वो अपने आप में देखेंगी, इफ शी इज रॉन्ग, शी विल से अनिल मेरे से गलती हो गई। अगर मैं गलत हूँ तो मैं कुछ देर नाराज के बाद अपने आप को गिल्ट महसूस करता हूँ, और गिल्ट में बोलता नहीं कुछ देर के बाद, निवेद जी आई एम सॉरी, चलिए, और बात खत्म हो जाती। हम उस बात को मधानी नहीं मारते रहते पानी में, जहाज खत्म कर दिया। एंड
उसके हिसाब से। तो अगर गलत हैं, अगर वो निम्मी जी गलत हैं, वो नहीं मानती, तो ना सही, मैं उनको जबरदस्ती मनाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। आई नीड नॉट कंपेल कि तू गलत है, तू गलत है, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं। वो अपने आप समझ जाएगी। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी तरफ देखना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना। वो अपने प्रोग्राम में करें या ना करें, उनकी मर्जी। थैंक यू। सो दैट मीन्स सर कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर और बेटर होना चाहिए प्रॉम्प्टली, दैट इज द बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल, थैंक यू। कम्युनिकेशन अंडर डेली, अगर मुझे दिक्कत तो आई मस्ट टॉक टू हर, आई मस्ट टॉक टू हर। अगर मैं बताऊंगा नहीं, उनको कैसे समझ आएगी? वो कोई यस, एलेनॉर में आके वो कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी बन गई है, या मैं ए में आके कोई भविष्य वक्ता थोड़ी बन गया हूँ। जब तक हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं, कैसे समझ आएगी? अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, दूसरे ने कहा मैंने माना, ऐसी तो अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक विक्रम जी ने अपना लिखा हुआ था चैट बॉक्स में, आई हैव ए क्वेश्चन, बट मेरे को वो मीटिंग में दिख नहीं रहे। तो विक्रम जी, इफ यू आर देयर, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, भानु जी उतनी देर आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। हाय एवरीवन, मेरा नाम भानु है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और इट वाज गुड टू हियर निम्मी आंटी। अब कोड़ा साहब की तो शेयरिंग हम सुनते रहते हैं ना। अब वो दोनों, दिस वाज अ वेरी, ये यूनिटी ग्रुप का बड़ा अच्छा है कि दोनों कपल्स को ना, तो मैं मेरी वाइफ हम दोनों फोन पे सुन रहे थे, एक ही फोन पे। तो निम्मी आंटी, एक से मैं एक बात पूछूंगा। मेरे घर के आधे आधी दिक्कतें इन्हीं के घर सॉल्व हुई हैं। तो इन्हें तो पता है। तो क्या निम्मी आंटी, एक ऐसा टाइम आता है रिश्तों में कि वी हैव टू बी, कि हमें एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, या फिर और और चीजें ठीक करो और चीजें, क्योंकि ये फैमिली वाला हर एक, मेरे तो ये तुसी सही सुना, तो मेरे तो डैडी और मम्मी ਦਾ ਅੱਜ तक इट कुत्ते ਦਾ वैर है। बट इज इट कॉमन इन शादियां, या फिर कई बार आपको पीछे हटना पड़ता है, या फिर आप अगर बताओगे। निमी जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। निमी जी आप अभी भी म्यूट ही हैं। हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही? ठीक है। भानु, मैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को तुम्हारी आवाज सुन के, रियली। तो मैं भानु कहती हूँ कि ये हर फैमिली में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मेरे को लगता है कि ऐसी कोई भी फैमिली भी नहीं है जहाँ पे कुछ आपस में एक दूसरे के साथ हम ऐसी मन मुटाव वाली बात नहीं होती। हर फैमिली में कुछ ना कुछ, कुछ मेरे को अच्छा लगता है, कुछ मेरे बंदे को अच्छा लगता है, नहीं लगता है। अब ये फेलोशिप में आके हमारे को समझ में आई है कि हर बंदे को हक है बोलने का और बताने का। नहीं तो जहाँ जहाँ मैंने देखा है, जहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, वहां पे एक कहता है तो दूसरे को माननी ही पड़ती है, जो मर्जी हो जाए। पर अब आके पता चला है कि नहीं, हम मेरे को अंडरस्टैंड करना है दूसरे को। दूसरा मैंने ये देखा है कि आपस में कम्युनिकेशन, मेरे हस्बैंड की नेचर है वो चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए या खाना नहीं खाएंगे, पर मेरी नेचर ये है कि मैं कम्युनिकेशन जारी रखती हूँ, जो मर्जी हो जाए। और ऐसे कोई हालात नहीं है कि जो सुधर ना सके। हर कंडीशन में हर हालात सुधर जाते हैं। अगर हमारे सुधरे हैं तो हर बंदे के सुधरे। इससे ज्यादा वर्ष क्या होएगा जो मेरे साथ हुआ है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हर जहाँ आपके पेरेंट्स की आप बात कर रहे हो, तो वो भी तो ऐसे ही नॉर्मली हम अपने घर में यही देखते आए हैं। हमारे बुजुर्ग भी तो आपस में लड़ते थे और फिर इकट्ठे रहते हैं। तो इतनी कोई वहां पे अल्कोहलिज्म नहीं था मे बी, पर यहाँ पर अल्कोहलिज्म था और है, जहाँ जहाँ भी है। तो इसमें सुधार हो सकता है अगर हम प्रोग्राम के जरिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉरगिव करना तो बहुत जरूरी है। ये बात नहीं है कि हम किसी को फॉरगिव ना करें। कोई देखो, हर इंसान को गलती करने का हक भी है और हर बंदे से गलतियां होती भी है। तो जब तक हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करेंगे, और ये नहीं कि उस चीज को फॉरगिव करके फिर दोबारा दोबारा रिपीट करना है ना, लीव दिस टॉपिक, जो हो गया सो हो गया। तो उससे अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। मेरे को लगता है कि फॉरगिव करने से ही एनवायरनमेंट हेल्दी होता है। और ये जो गलतियां ये थ्रू आउट लाइफ चलती ही रहती हैं। एक दूसरे की जो बातें हमारे को कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कई बार, और कई बार हमारे को दिल से अच्छी ही नहीं लगती।
तो ऐसा कुछ नहीं है, लीव दिस टॉपिक कि उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा, थोड़ी देर के बाद अपने आप को अंडरस्टैंड करके कैरी करो आगे बात। मेरा तो यही मानना है, और मैं करती भी ऐसे ही हूँ। तो इससे मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो हमेशा रहती हो, सब खत्म होती जाती हैं। इतने बड़े बड़े क्राइसिस आए लाइफ में, वो निकल गए हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो कोई मायने ही नहीं रखती। तो मेरे को ये ऐसे लगता है कि अपनी पोजीशन को देखते हुए कि जो जो बातें अब दूसरों से मैं सुनती हूँ, तो मेरे को ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये क्यों इनको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो वो सब कुछ बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम, एक तो कम्युनिकेशन का जो गैप है ना, वो नहीं होना चाहिए। उसमें कॉन्टे आपस में बोलचाल कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, जो मर्जी हालात में, चाहे एक दूसरे को लड़ ही पड़ो, पर कम्युनिकेशन जारी रखनी बहुत जरूरी है। तभी हम इकट्ठे रह सकते हैं और अपने मन की बात खुली तरह से एक दूसरे को कह सकते हैं। दूसरे में भी पेशेंस होनी चाहिए सुनने की, ये नहीं कि सुनाने की पेशेंस हो, सुनने की ना हो, तो तभी वो गाड़ी चल सकती है। थैंक यू भानु। शायद मेरा आपको जवाब मेरा सही लगा या नहीं लगा, पर मेरा ये मानना है। थैंक यू निमी आंटी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गुरजीत भाई, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। Thank you, Ash, for your service. Good morning, friends. मेरा नाम गुरजीत सिंह शराबी. First of all, thank you so much, Anil ji and Nimesh, for a wonderful sharing. मेरा सवाल ये है कि आप बार बार रीइंस्टेट, निमी जी आप बार बार रीइंस्टेट कर रहे थे। मेरा इस प्रोग्राम में आने के बाद, मुझे समझ आनी शुरू हुई, इस प्रोग्राम ने मुझे ये किया. What if my Al-Anon, I mean my wife doesn't wish to come to the program, और मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि जो उनके हालात हैं वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैं शराब पीता था, मैं बिल्कुल वही चीजें मेरे में थी, वही रिजेंटमेंट, वही ब्लेमिंग, वही शाउटिंग. आई मीन मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अब कोई गुस्सा भी नहीं आता. और अभी जो गुरप्रीत जी ने भी क्वेश्चन किया था कि अगर कुछ है तो हम कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करें, आपने भी कहा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. आई डू एवरीथिंग, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि मुझे एक चीज क्लियरली नजर आ रही है कि इट इज नॉट गोइंग द राइट वे, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा. ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रैक्टिसिंग माय प्रोग्राम, और कॉम्प्रोमाइजिंग भी, और एडजस्टमेंट भी, और रिस्पॉन्ड भी, एक्सप्लेन भी. एंड आई कैन सी, मुझे मुझे अब इन चीजों पे कुछ नहीं होता कि घर में लड़ाई हो या मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. मुझे ये होता है कि लाइक what is she doing to herself? I know she has her own god of understanding. What is she doing to herself? पर उससे माहौल इस तरह से खराब हो रहा है कि घर में बच्चा भी है और वो भी उसी लीग पे जा रहा है. और क्योंकि शुरू में अभी अनिल जी ने आपने भी अपनी शेयरिंग में बताया कि हमने हरा हरा नहीं दिखाया, तो मैं नहीं दिखाता हरा हरा. आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ कि मेरी लिमिटेड इनकम है, उसी में गुजारा करना है. बट दूसरी साइड से ये दिखाया जाता है कि जो है बस खर्च कर दो, आज ही है जिंदगी, कल पता नहीं होगी कि नहीं होगी. So how to coordinate and how to come out of it? तो उसके लिए मैं I don't know whom to address this question, because आप दोनों जानते भी हो इस कंडीशन को, बट I wanted to address this question क्योंकि शायद मेरे जैसे हालात औरों के भी होंगे और शायद मुझे भी इसके लिए कुछ और स्ट्रेंथ और होप मिले. तो प्लीज काइंडली मुझे बताइए. I'm definitely in a fix. Thank you. हेलो गुरजीत जी, मैं जवाब देती हूँ इसका। मेरे को जो समझ में लग रही है कि हरा हरा बच्चों को कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सोब्राइटी बड़ी मुश्किल से मेंटेन होती है। इतनी तहस नहस के बाद अगर सोब्राइटी मेंटेन हुई है, तो अगर हम फिर वही जैसे तैसे मैनेज करके एक दिन दिखा देंगे, दूसरे दिन दिखा देंगे, तीसरे दिन कहाँ से लाओगे? सोब्राइटी कैसे मेंटेन होगी अगर हम वही हरकतें पहले जैसी करते रहेंगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करो और पूरा मैसेज देना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए. तो बच्चा समझता है या नहीं समझता, वो उसकी अपनी किस्मत है. अब तभी तो मैं कहती हूँ ना कि एल-एन प्रोग्राम बहुत जरूरी है. तो वाइफ समझ सकती है, अच्छी तरह से बच्चे को समझा सकती है. और आपकी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि हर सबज बाग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. अपनी सोब्राइटी को मेंटेन रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. पूरा मैसेज मिल जाएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैसेज दे दो बच्चे को सब कुछ अच्छे से बता दो. उसके बाद उनकी मर्जी है. और वाइफ को भी सब चीज पूरी क्लियरली पिक्चर दिखा दो कि मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. वो जैसे मर्जी मैनेज करे तब भी ठीक है, नहीं करे तो उसकी मर्जी है. तो ज्यादा सफर करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो यही लगता है. और मैं
तो बिल्कुल सही जो मेरे को समझ में आ रहा है इस सवाल का जवाब आपका कि मैं ऐड करूं, ऐसे ही मैं कुछ करना ऐड चाहिए। करूं, हाँ आप मैं कुछ करो। ऐड करूं। हाँ, देखो गुरजीत, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। मैंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया, बिल्कुल। और मेरे छोटे बच्चे थे, वो जो शोरूम में वो डॉल पड़ी हो, क्या मिनमी क्यों बोलते हैं, उसमें कपड़ा फ्रॉक रखी मैनिक्विन। होती। मैं, हाँ, हाँ वो कहती मुझे पापा फ्रॉक लेनी है। मैं अंदर गया, मैं कहा ये फ्रॉक कहती ये नहीं, सेल के लिए जी। ये अपना जो जो स्टैचू सा पड़ा है, ये तो उसके लिए। मैं कहा स्टैचू की क्या कीमत है भाई इतना। मैं स्टैचू लेके फ्रॉक लेने के लिए स्टैचू ले लिया, और बेटे को ले तू ऐश कर, जैसे मैं राजा महाराजा लगा होता हूँ। 200 रुपए की फ्रॉक की और 1200 रुपए का वो स्टैचू था। मैंने देखो, लेकिन हुआ क्या, जब मेरे होश आए तो मैं फांकता। अब जब मुझे भगवान ने अकल दी, सद्बुद्धि दी, मेरा क्या काम है? मेरा काम है असलियत में रहना, लिविंग इन रियलिटी। मेरा परिवार को समझाना, उनको समझाना मेरा फर्ज है, जरूर समझाना बच्चों को, बैठ कर सबको। मैंने ये किया कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि आज बच्चे को समझा दिया, कल बच्चा मन तो मैं वो उसी लय में बह गया, बच्चे को आज शाउट कर दिया, कल कल प्यार कर दिया, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को समझाओ, पत्नी को समझाओ, एक बार, दो बार, उसके बाद वो गलतियां करती करने दो, गलतियां करती, लेकिन मेरा फर्ज है समझाते रहना। बट आई कांट कंपेल, आई शुड नॉट शाउट, आई शुड नॉट अब्यूज। वो बीमार हैं। और एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, उनको बीमार किसने किया है? उनको बीमार मैंने किया है। मुझे उन्होंने इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ साल, हो सकता है कुछ साल लग जाए, मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जैसे उन लोगों ने शांति बनाई रखी, मुझे भी शांति से उनमें ग्रोथ और बदलाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे असहनशील या इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू अनिल जी। कुणाल भाई अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। दोस्तों, मैं कुणाल, एक शराबी। सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था, कुछ पर्सनल है अभी। मेरा मतलब फैमिली के रिगार्डिंग नहीं है, मेरे में अपने में एक कमी है। मैं ना बहुत ज़्यादा डरता रहता हूँ अपने आप को, किसी के सामने बात रखने में बहुत डरता हूँ, किसी के साथ फेस करने में बहुत डरता हूँ। मुझे ऐसे अंदर से एक बड़ी अजीब सी घबराहट रहती है, अभी मैं किसी के साथ कैसे बात करूं, क्या करूं, पता नहीं। ऐसे लगता है मैं सबसे कम हूं या मैं सबसे वीक हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता रहता है अभी सामने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा ऊंचे लेवल में है, या इसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को कम है। मैं कुछ बोलूँगा तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं इसी चक्कर में कुछ बोलता ही नहीं हूँ, चुप चुप रहता हूँ, पीछे पीछे रहता हूँ। मेरे शुरुआती दिनों में शराब भी इसी कारण पी, और बाद में मैं सूखा नशा लेने लगा, ड्रग वगैरह या मेडिकल नशा, उसी का कारण भी यही था। मैं अपने डर को दूर भगाने की कोशिश करता था भी। अगर मैं कुछ नशा ले लेता हूँ या शराब ले लेता हूँ तो मेरे में ऐसे लगता भी वो दिलेरी आ गई है, एक ताकत आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, अब मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूँ। और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये मेरी कमी निकल नहीं पा रही, इसको मैं कैसे दूर करूँ? मैं इससे बहुत परेशान हूँ जी। मैं इसका उत्तर देता हूँ। कुणाल, देखो, मैं जब शराबीपन से निकला तो मैं एक अच्छे ओहदे पर था, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत जबरदस्त कमी थी, इनएडिक्वेसी। क्योंकि जब मैं अहंकार करता था, गुस्सा करता था, वो इसलिए करता था कि मेरे में अपने 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 पे विश्वास नहीं था। अपने विश्वास की कमी के कारण मैं दूसरों को नीचा दिखाता था। लेकिन जब मैं एक ओहदे पे पहुंचा, जब मुझे बहुत बड़े अफसरों से, मंत्रियों से, चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से मीटिंग करनी पड़ती थी, तब मैंने प्रोग्राम किया, तब मुझे समझ आ गई कि ये डर, ये इनएडिक्वेसी, ये अपने पर तरस खाना, ये मेरे अहंकार का दूसरा रूप है। जो सामने बंदा बैठा है वो भी इंसान है। वो गई, वो पढ़ा लिखा है ज्यादा से, फिर भी जो मर्जी हो, मैं भी एक इंसान हूँ, कम पढ़ा हूँ,
मैं कमतर हूँ, जो मर्जी हूँ, लेकिन मेरे साथ भगवान है। मुझे अगर गलती करूंगा तो फिर क्या हुआ, गलत बोल दूंगा तो फिर क्या हुआ, ये मेरा अधिकार है। अगला मुझको अच्छा लगे या ना लगे, मैं अपनी मन की बात उससे कह देता था, और इस बात ने मुझे बहुत पे किया। मैं खुल के बोलने लगा, और उसी बात से अगले कन्विंस हो जाते थे। ना कन्विंस हो तो उनकी मर्जी, मेरा क्या जाना है। इसलिए भाई, अपने डिफेक्ट नेचुरली जब आपने इन्वेंटरी लिखी होगी, तो आपका डर, आपकी सेल्फ पिटी, आपके बहुत बड़े अवगुण हैं। अगर आप इन पर जब तक निजात नहीं पाओगे, तो आप ऐसे बिहेव करते रहोगे। आप अपना ध्यान दीजिए, और अपनी सेल्फ पिटी और डर, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने में कॉन्फिडेंस लाइए। ईश्वर का, आपके पास ईश्वर है, उनके कॉन्फिडेंस से अपना कॉन्फिडेंस मिलाइए, और जरूर मन की बात कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कहेगा, अगर कह भी, मुझे लगता है अगर आप क्या कहेगा, अरे जो कहते हैं कहने दो, हमें क्या लेना देना है। तुम अपनी बात रखो, उसको पसंद आए तो भली, ना आए तो भली, लेकिन को बुरा मत बोलो। अपनी मन की बात में दूसरों के प्रति कटु शब्द या उनके अहित की बात मत करो। अपनी मन की बात कहने से मत डरा करो। अगर तुम हमेशा सोचो मेरे साथ भगवान है, तो मैं किससे क्यों डरूं, इस फीलिंग को लाओ। जैसे मैंने लाई थी, मेरे साथ भगवान बैठे हैं, तो मैं क्यों डरूं। जब ये फीलिंग लाओगे, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने मन की बात कहने में कभी भी गुरेज नहीं करोगे। इसको करके देखो, और फिर मुझे बताना। थैंक यू नील जी, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरिप्रकाश भाई, प्लीज अपना सवाल पूछिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम हरिप्रकाश है, मैं एक शराबी हूँ। कृपा है ईश्वर की, आज मैंने शराब नहीं पी। नमस्ते अनिल सर जी। सर, मुझे ये पूछना था कि मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लगभग 9 महीने हो गए हैं कि अच्छा बनने के चक्कर में परिवार में मैं ये सोच रहा था कि मेरी वाइफ को ये बात अच्छी लगेगी, मेरे बेटे को ये बात अच्छी लगेगी। उनको अच्छा लगने के चक्कर में मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा मन को अच्छा नहीं लग रहा। मैं मतलब एक घुटन सी में हूँ। एक मतलब एक अजीब सी मेरे साथ परिस्थिति हो रही है। मैं मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपको मैंने एक दो बार शेयर भी करा है कि केवल उनकी नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में, कि भाई मेरे घर में रिश्ते अच्छे हो जाएं, उनकी नजरों में मैं अच्छा बन जाऊं, अच्छा बनने के चक्कर में मैं कुछ झेल रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस ये पूछना चाह रहा था जी। हरी जी, देखिए, जब हम शराब पीते थे, यही कुछ तो करते थे, लोगों को खुश करना हमारी। हम चाहते थे कि लोग खुश हो, रिश्ता ना टूट जाए, लोग खुश हो जाए, और इस चक्कर में हमने अपना बर्बादी कर दी। लोग कभी खुश होंगे नहीं। देखिए, ये मेरा अहंकार है कि मैं लोगों को खुश कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा बनने नहीं, मुझे अच्छा बनना है। लोगों को पसंद आए या ना आए, मुझे लोगों को अच्छा बनने, मुझे अमीर बनने का दिखावा, मुझे अच्छा बनने का दिखावा, मुझे धार्मिक बनने का, ये दिखावे करने नहीं। मैं अच्छा बनूं, मैं धार्मिक बनूं, मैं ऐसे करूं, मुझे बनना है। और जब तक मैं वो नहीं करूंगा, ये दिखावा मुझे फिर शराब की तरफ धकेल देगा। मुझे लोगों को पसंद नहीं करना। आई नॉट टू बी पीपल प्लीजर। कोई मुझे ऐसे काम करने हैं जिससे लोगों में समता आए, ऑटोमेटिकली खुशी आए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसको छोड़िए। लोग, आप तो कभी दुनिया में किसी बंदे को खुश नहीं कर सकते। आप तो क्या, आपके हमारे भगवान भी उतर के आएंगे तो वो भी खुश नहीं कर सकते। हम तो किस भाग की मूली हैं। तो भैया, खुश ना करो, उनको खुश रखो, अपने कार्रवाइयों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से। और जो कुछ आपको सीमित समाधान है, तब तो ऊपर जो आपके पास है, उनसे उनको खुश रखिए। खुशी आप उनके जीवन में लाइए। खुश बनने का ढोंग मत कीजिए, प्लीज। थैंक यू थैंक यू नील जी, सर। थैंक यू सो मच। वत्सला जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गलेनॉन, मेरा नाम वत्सला है। सर, मैम, मेरा क्वेश्चन पेरेंटिंग को लेकर है। अ, आपने इस शेयरिंग में भी बोला और ऑफलाइन भी, जब भी आपके दोनों से बात हुई, तो आपने बोला कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो। मैं और सुनील दोनों भी इस समय बड़े फ्रेंडली हैं। हमारे दोनों ही बच्चे टीनेजर थे, एक अर्ली टीन्स में, एक लेट टीन्स में है। तो हम काफी फ्रेंडली हो चुके हैं आपके सजेशन से प्रोग्राम में आने के बाद। और मैं पर्सनली प्रेयर्स का मैं बहुत विश्वास करती हूँ। तो जब भी कुछ भी होता है, तो अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना, एंड दैट आल्सो बहुत। मुझे कई बार एक डर हमेशा लगता है कि हम
कई ये प्रोग्राम के इन्फ्लुएंस में आके आप सबको लोगों को सुनते कि बहुत ज्यादा लीनियंट पेरेंट्स ना आ जाए कि ना एक दिन बाद में पता चलेगा कि बच्चों ने हमारा फ्रेंडली फ्रेंडली हमसे बातें भी करते हुए और पीछे कुछ ऐसा कर लिया कि हमें पता ही नहीं चला। और क्योंकि एक बच्चा दूर भी रहता है तो पता भी नहीं फिजिकली वो क्या कर रहा है। ये डर मुझे कभी कभी जरूर आता है, तो मैं इससे कैसे दूर करूँ। निमी मैं तो आपको बता कि निमी जी से पूछ रहे हैं। जॉइंट दे दीजिए जी। सर आप दोनों में से कोई भी दे दीजिए प्लीज। बस सर मैं एक बात बताता हूँ। मैं जब नया नया सॉबर हुआ, मेरी बेटी मेरे पास एक टूटी फूटी पीएड की कार थी पुरानी, वो कॉलेज लेके जाती थी। मुझे भीषण डर लगा रहता था। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर नौकरी करता था, 50-60 किलोमीटर, और मेरा पहला काम होता था घर में लैंडलाइन फोन से, मोबाइल तो थे नहीं, कि मैं बूथ पे जाके फोन करता था, निमी शैलजा ठीक है ना, शैलजा ठीक है ना। मैं वहां पर बैठे कि उसने कार ना मार दी हो, एक्सीडेंट ना हो। जब मैंने अपना प्रोग्राम किया, पहले तो मेरे मेरे दर्शक की बात कर रहे थे, तो कह रहा तू चिंता करनी, जब तक चिंता करेगा तेरा दर्शक तो मतलब ही नहीं है। दर्शक का मतलब भगवान पे छोड़ो। लेट गो, क्या लेट गो का मतलब, मैं अपना दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, लेट गो मी, जो होगा देखी जाएगी। मैंने फोन करना छोड़ दिया, सबसे पहले काम, चाहे मेरे मन में था, लेकिन मैंने ये चिंता छोड़ दी कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट ना हो गया होगा, क्या हो जाएगा। देन मैं, होना तो कुछ भी नहीं था, इतने दिन भी कुछ नहीं हुआ था, और जब होना था वो होके रहेगा। तो मेरे फोन करने से या ना फोन करने से या चिंता करने से तो होना नहीं, कुछ बात नहीं आना। तो मैंने सबसे पहला काम जीवन में, जब तत्व की प्रैक्टिस शुरू की थी, तो सबसे पहली चीज की थी, चिंता करना छोड़ो, इससे काम नहीं करेगी। चिंता करने का मतलब ही सिर्फ ये है कि मुझे भगवान से ज्यादा अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास है। तो पहली बात तो चिंता छोड़ो। बच्चे बड़े हैं, आपका बच्चा कॉलेज पढ़ता है, बाहर है, आई नो, तो उसका अपना भगवान है, तुम उसके भगवान नहीं हो। और हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम ये चिंता करते हैं। उनका भगवान है, उनका अपना उनके साथ कनेक्शन है, जो वो होगा, उनके अपने कर्म है, उनको उनका भुगतान करना है। तुम्हारे अपने कर्म में तुम इसलिए चिंतित हो कि तुम उनकी माँ हो, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई रोल नहीं है। इसलिए भाई मेरे, चिंता छोड़ो, उनके सुख की प्रार्थना कर दो, और इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। उनको खुला छोड़ो, ग्रो, लेट देम ग्रो। गलती करेंगे फिर क्या होगा, हाँ, ध्यान रखना, एज ए गार्डनर हम माली की तरह गुडाई कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, बस। इससे ज्यादा तुम्हारा और मेरा या किसी भी माता पिता का काम होना ही नहीं चाहिए। मैं ये अपने जीवन में मैंने ऐसे ही समझा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, निमि जी, अनिल जी, एक चैट बॉक्स में सवाल आया है। होप, मेरे को लगता है वो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे मीटिंग में। तो उनका सवाल है कि अगर मेरी वाइफ मेरे सामने किसी रिश्तेदार के सामने हॉट कॉन्फ्रंटेशन में है, तो उस वक्त मेरा एटीट्यूड और मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अनिल जी। हेलो। निमी आपकी नहीं जी, आवाज नहीं आई, मैं म्यूट हो, निमी आप म्यूट हो गए हो। पता नहीं हाँ निमी जी, क्या कहाँ क्वेश्चन, है? हाँ, दोबारा क्वेश्चन करना प्लीज। जी क्वेश्चन था चैट बॉक्स में कि अगर हाँ मेरी जी, वाइफ मेरे सामने किसी रिश्तेदार के सामने हॉट कॉन्फ्रंटेशन में है, लड़ाई में है, तो उस समय मेरा एटीट्यूड और मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? बड़ा क्वेश्चन बड़ा टफ है, पर मेरे को जो समझ में आ रहा है अपने इस प्रोग्राम के साथ या अपने अकॉर्डिंग टू एज, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए। इतनी पेशेंस हुए कि भाई मैं उसको उस सिचुएशन में उसी के हिसाब पे छोड़ दूं, वो अपने आप को जैसे मर्जी संभाले। उस वक्त उसके सामने उसको कुछ नहीं कहना, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आप पीछे हट जाओ।
मेरे को जो लगता है, समझ में आ रहा है कि पीछे हटना ही बहुत जरूरी है। जिस तरह की मर्जी वो एनवायरनमेंट हो उस वक्त, उसके बाद उसको मैसेज दिया जा सकता है कि मेरे को ये तेरी बात अच्छी नहीं लगी। वो संभले संभले, नहीं संभले तो उसके उसके हाल पे छोड़ दो। और ज्यादा फिर इस रिलेशनशिप में, चाहे वाइफ है, पर कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी कुछ देर उसको टाइम जरूर देना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। जो भी उस वक्त जो उनका एनवायरनमेंट होएगा, आपस में लड़ाई झगड़े का, या जो भी रिलेशनशिप होगी दूसरे बंदे के साथ, तो उसके लिए उसको गैप देना बहुत जरूरी है। गैप देना जरूरी है। लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे समस्या बिगड़ेगी। दूसरा बंदा सुनने के लिए, जो गलत होगा वो सुनने के लिए तैयार बिल्कुल होएगा ही नहीं। बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत ईजी है, टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। पर मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा इस चीज का कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है। उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो देर से अपने आप समझे, ठीक है। नहीं समझे, अगर पूछे तो बताओ उसको जरूर कि यहाँ पर तू गलत है, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता या मैं नहीं कर सकती। बाकी उसकी मर्जी है। अर्शी जी, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। थैंक यू निमी जी, थैंक यू सो मच। अनिल भाई प्लीज अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मैंने मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं अपने घर में अभी तो जैसे मैंने प्रोग्राम में हूँ तो थोड़े कुछ रिलेशन अच्छे हुए हैं घर वालों से भी। पर क्या है कि मेरी अंदर की सोच ये है कि मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा तो रहा हूँ अपनी बीवी बच्चों की, लेकिन कई बार अंदर से है ना, ये होता है कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरह की थिंकिंग आती है। और इस थिंकिंग के चलते मैं कई चीजें है ना कट ऑफ कर देता हूँ, जिससे उनको कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता। लेकिन मैं अंदरूनी सच्चाई ये है मेरी। तो फिर बाद में मेरे को फील भी होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ताकि मैं कर सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि छोड़ो ना, कि ये कोई जरूरी नहीं है इनके लिए। और मैं इस तरह की, लेकिन बाद में मेरे को काफी गिल्ट आते हैं, फील होता है कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश हूँ, ये चीज भी मैं मेरे मन में आती है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि मैंने उनका हक मार लिया, मतलब हक रख दिया, मार तो क्या लिया, कोई मैं उसका गलत यूज नहीं करता, कोई ऐसा कुछ नहीं करता। तो इस तरह की फीलिंग्स हो जाती है कई बार मेरे साथ। प्लीज गाइड मी। हाँ, मैं इस पर बोलता हूँ। देखो अनिल, मैं जब ठीक हुआ, मैंने कहा ना कि घर की बर्बादी का जिम्मेवार कौन है। और मैं अपनी तरफ से तो कह सकता हूँ, मुझे पता आप, कोई अल्कोहलिक अगर कहता है कि मैंने इस घर को बर्बाद करने में मेरा कोई हक नहीं, तो वो गलत बोलता है, वो झूठ बोलता है। वो ठीक होने के प्रसार उसमें बड़े कम होंगे, क्योंकि वो जो लिखा ना, वो self-suicide, मैं ही जिम्मेवार, अपनी पत्नी को बीमार किया, माँ को, बहन को, बच्चों को, उनकी बीमारी का कारण मैं हूँ। वो उसको, और उसको शराबीपन की पैसिव बीमारी है, उसको उस मेरे कारण हो गई, तो वो को मायके से यहाँ बच्चे अपनी माँ की कोख से तो लेके नहीं आए, मैं ही उसका कारण हूँ। और जब मैं होश में आता हूँ, मैंने कहा ना, सोब्राइटी बिगिंस एट होम। वो जो मेरे घर में, मेरे घर में बच्चों का पालन पोषण, घर की जरूरतें, जो मेरी मेरी हालात हैं, उसके बीच में, बाहर से कोई बाहर से लोग नहीं करेगा। जो मेरी फाइनेंशियल सीमाएं हैं, जो मेरी आमदनी के रिसोर्सेज है, उनके बीच में घर की जरूरतों को यथा योग्य पूरा करना मेरा, ये कुछ, मेरी पत्नी जॉब करती तो अलग बात है, ठीक बात है, नहीं करती तो भी ठीक बात है। और जरूरी नहीं कि हर पत्नी जॉब करती हो, नहीं करती सो ओके। इट इज माई ड्यूटी एज हेड ऑफ द फैमिली टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज, जिनकी जीवन की व्यापन की चीजें की पूरा करना, उनकी पढ़ाई, उनकी सेहत, उनकी ग्रोसरी, उनका खाना पीना, जो जो मैं सुख दे सकता हूँ जितने साधनों में, वो मेरा कर्तव्य है। अगर वो मेरा, जब मैं शराबी था, बीमार था, अगर वो रोक देते तो मैं कब का मर गया होता। इसलिए तो बॉब लिखते हैं ना, वी पिक अप द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड एज अवर वाइफ। हमें दुनिया की सबसे अच्छी पत्नियां मिलती हैं, पता नहीं फिर भी वो हमारे दुखों को क्यों भोगती हैं, हम क्यों उनको दुख देते हैं। तो भैया, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, इनको दे डिजर्व योर बेस्ट अटेंडेंस। जैसे नए मेंबर तुम देती हैं,
तुम्हारे घर में तुम्हारे सबसे जीवन में सबसे ज्यादा जो दुख मेरे बाद अभिमन के बाद कोई भोगता है तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, और उनका अधिकार है कि हम उनको उनके लिए जो दे सकते हैं अपनी हालात के अनुसार जरूर दें। अदरवाइज आप गिल्टी महसूस करते हो वो जरूरी है, आप क्योंकि गलत काम करेंगे, गलत काम पे ही गिल्ट महसूस करते हैं, तो ये मत करिए, इस भावना को खत्म करिए। वो माने या ना माने, वो धन्यवाद दें, वो धन्यवाद नहीं देंगे, वो तुम्हारे परिवार के हिस्से हैं, और इसकी बात की उम्मीद भी मत करना कि उन पे कोई ओके पता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आज अरे जी बड़ा अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। इस बात की उम्मीद किए बिना आपका फर्ज है, और फर्ज के लिए कोई धन्यवाद नहीं होता, ये मेरा मानना है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारी मीटिंग का समय समाप्त हो चुका है और इसलिए हम सुमेश भाई के सवाल के बाद कोई और सवाल नहीं ले पाएंगे, उसके लिए खेद है। सुमेश जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। मेरा छोटा सा सवाल है, मतलब इसको खराबी समझ ये आदरणीय अनिल जी और आदरणीय जी से प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि शेयरिंग के दौरान निम्मी जी बार बार निम्मी जी कह के संबोधित कर रहे थे, तो क्या वो निजी लाइफ में अपने घर में भी निम्मी जी बोलते हैं या फिर निम्मी निम्मी आई लव यू बोलते हैं? थोड़ा वो यही सवाल था मेरा। थैंक यू सो मच। वही जी सवाल निम्मी जी से मेरे से आपसे है, आप बोलेंगे तो। देखो सुमेश, जब मैं बाहर बोलता हूँ तो मैं बाहर हमेशा निम्मी जी को निम्मी जी ही एड्रेस करता हूँ। घर में मैं उनको निम्मी भी नहीं, घर में उनको उनका नाम बचपन का उनको गुड्डी गुड्डी बोलते थे, उनको गुड्डी बोलता अभी भी, गुड्डी इधर आओ गुड्डी, उनका बचपन में गुड्डी नाम था, मैं निम्मी कभी कभार बोलता हूँ। उनका असली नाम निर्मल है, इनको बदल के शादी में मैंने इनका नाम निम्मी कर दिया था। उन दिनों निम्मी नाम की हीरोइन थी बड़ी सुंदर, उसके नाम पे रखा था। बाद में मैंने इनको आप ही बेचारे का रंग बदल दिया, अदरवाइज ये उस वक्त निम्मी जैसी लगती थी, तो इनका नाम मैंने निम्मी कर दिया था, इनका नाम निर्मल है। तो अब मैं इनको निम्मी, बाहर तो निम्मी जी कहता हूँ, क्योंकि बाहर अगर मैं इनको इज्जत नहीं करूंगा, अरे भैया हम एक दूसरे की इज्जत कर लें, प्यार तो करते ही हैं, और घर में तो बाहर में तो ये भी प्यार ही, जब इनके सामने जी लगा देता हूँ, मैं इनके कार का दरवाजा खोल देता हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि इनको, क्योंकि औरतों को करता नहीं, हम एक दूसरे की इज्जत करते रहे, तभी दूसरे देखकर हमारे बच्चे हमारे रिश्तेदार सभी इज्जत करते हैं, ऐसा करते हैं। इस पे बहुत बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जी जी धन्यवाद। क्योंकि सोबराइटी माने के बाद मैं भी बसला की होने लग गया तो इसलिए। सुमेश मजा आ गया आपका क्वेश्चन सुन के। रियली वंडरफुल वंडरफुल, थैंक मेरे यू। को बहुत एनर्जी मिली है सुमेश। आप सच में निर्मल ही है। सो नाइस, थैंक यू वत्सला, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू।